हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 12 देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर। और इस वीडियो में हम लोग टोटल 75 एमसीक्यू देखने वाले हैं। यह चैप्टर है फिजिक्स का और ये चैप्टर है क्लास 9th से। इससे पहले मैंने 11 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ये वीडियो या फिर ये सीरीज में जितने भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनमें भी जनरल साइंस पूछे जाते हैं। रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 में, चाहे एलपी एग्जामिनेशन हो, चाहे ग्रुप डी की एग्जामिनेशन हो, चाहे 2019 में जो आरआरबी जेई की एग्जामिनेशन हुई है, सबों में एनसीईआरटी को फॉलो किया गया है पूरी तरह से। तो आपका जो रेलवे परीक्षा है वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, रेलवे ग्रुप डी 2018 में 2000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू पूछे गए हैं सामान्य विज्ञान के सेक्शन से। सिर्फ जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं उन सबों को मिला करके 2000 से ज़्यादा एमसीक्यू पूछे गए हैं जनरल साइंस से। और ये तकरीबन 2100-2200 के करीब एमसीक्यू होगा। और इसे तैयार किया जा रहा है हमारे द्वारा 2 वॉल्यूम में। ये वॉल्यूम 1 है, इसमें 1000 एमसीक्यू है, और जो वॉल्यूम 2 होगा उसमें बाकी के सारे एमसीक्यू होंगे। और ये पूरा ही 2000 प्लस एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा वॉल्यूम 2 के साथ। तो आप में से जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप इस ई बुक को बाई कर सकते हैं। और ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में है और ये माध्यम हिंदी होगा, यानी कि हिंदी में सारे एमसीक्यू हैं और 100% ओरिजिनल क्वेश्चन हैं। जो भी ग्रुप डी में पूछा गया है सिर्फ वही क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको एक कंप्लीट एमसीक्यू मिलने वाला है सामान्य विज्ञान का, जितने भी पूछे गए हैं सारे के सारे। वॉल्यूम 2 तैयार किया जा रहा है, वॉल्यूम 1 तब तक आप बाई करके यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में, दोनों जगह आपको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप सबसे ऊपर देखना, आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे क्लिक करके इसको बाई कर सकते हो। तो चलिए हम लोग आज के सवालों से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला सवाल है, कार्य करने के लिए निम्न में से कौन अनिवार्य दशा है? कार्य करने के लिए हम लोग जो कार्य करते हैं, खाने पीने, घूमने टहलने पढ़ने का, वो कार्य नहीं। फिजिक्स में कार्य करने के लिए निम्न में से कौन सी अनिवार्य दशा है? वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, वस्तु विस्थापित होना चाहिए, वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? हमारा आंसर ए और बी हो जाएगा। कार्य करने के लिए 2 दशा अनिवार्य है, 2 कंडीशंस नेसेसरी है। पहला, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, क्योंकि जो हम फिजिक्स में बोलते हैं कि कार्य किया, ये कार्य कौन करता है? आप कहीं भी देख लेना, ये कार्य कोई फोर्स करेगा। कहीं भी फिजिक्स में लिखा होता है कि कार्य किया गया, तो वो कौन कार्य करता है? बल करता है, फोर्स करता है। और जब फोर्स किसी वस्तु पर लगता है तो वो विस्थापित भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे आप एक दीवार है, आप उस दीवार पर धक्का मार रहे हो, उस पर एक फोर्स लगा रहे हो। मान लो एक दीवार है, आप उसे 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, इसका मतलब नहीं कि इस बल ने कार्य कर दिया। बल लगाने के साथ साथ वो दीवार विस्थापित भी होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आपने कोई कार्य नहीं किया, कोई वर्क नहीं किया, आपके द्वारा किया गया वर्क डन 0 होगा। तो बल लगाने के साथ साथ वस्तु में विस्थापन भी होना चाहिए, तभी जाकर के हम बोलेंगे कि कार्य हुआ, अदरवाइज कार्य नहीं हुआ। लिखा है वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर मान लो सेम डायरेक्शन में विस्थापन है, मान लो ए से किसी वस्तु को ए से बी विस्थापित कर दिया, तो ए से बी विस्थापित कर दिया तो दूरी और विस्थापन दोनों ही समान है। तो इस केस में तो वर्क डन हमारा आ जाएगा, चाहे आप दूरी ले लो चाहे विस्थापन ले लो। लेकिन मान लो ए से बी विस्थापित किया, फिर बी से ए विस्थापित कर दिया और पूछा कि अब बताओ टोटल वर्क डन कितना होगा, तब तो 0 हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन 0 हो जाएगा। इसीलिए सी हमारा आंसर नहीं होगा। वस्तु द्वारा कुछ तय दूरी होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है, विस्थापित होना चाहिए। और विस्थापन जो है एक सदिश राशि है, ये फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस बोलना हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आपको हमेशा विस्थापित बोलना है कि बल लगना चाहिए, और बल लगने के साथ साथ वस्तु में विस्थापन होना चाहिए। इस दोनों में से कोई भी अगर 0 हुआ तो हमारा वर्क डन 0 हो जाएगा। बल नहीं लगा तो वर्क डन 0, वस्तु विस्थापित नहीं हुआ, डिस्प्लेस नहीं हुआ तो भी वर्क डन 0। तो ये दोनों ही होना चाहिए, तब जाकर के हमारा कार्य होगा। अगर F एक वस्तु पर लगने वाला नियत बल है और S बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन है, तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? इस बार हमें बोल रखा है कि बल भी लगाया F और वस्तु विस्थापित भी हो गया, वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हुआ। वर्क का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये होता है F इंटू में S इंटू में cos थीटा। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देख लो, थीटा अगर मान लो 0 डिग्री हो जाए तो जो हमारा वर्क आएगा वो आएगा F इंटू में S, क्योंकि cos 0 क्या होता है? cos 0 1 होता है। थीटा अगर हमारा 90 डिग्री हो जाए तो जो हमारा वर्क डन आएगा वो आ जाएगा 0,
क्योंकि cos 90 जीरो होता है। उसके बाद अगर थीटा मान लो 180 डिग्री हो जाए तब जाकर के हमारा वर्क डन आएगा नेगेटिव में, माइनस एफ इंटू में एस। सवाल में हमें साफ तौर पे मेंशन कर दिया है कि विस्थापन बल के दिशा में है। तो विस्थापन जब बल के दिशा में हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में बल लगाया गया उसी डायरेक्शन में वस्तु विस्थापित हो गया, ऐसे केस में क्या होगा, एंगल 0 डिग्री बनेगा और हमारा वर्क डन क्या आएगा, ये वाला एफ इंटू में एस। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ये माइनस एफ इंटू एस कब होगा, जब लगने वाला बल का दिशा और वस्तु का विस्थापन का दिशा दोनों अपोजिट हो, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए दोनों के बीच में। विपरीत का मतलब यही होता है। और अगर लगने वाला बल का दिशा और वस्तु के विस्थापन का दिशा दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने तब हमारा वर्क डन 0 आएगा। तो ये तीनों ही केसेस आपको अच्छे से याद रखना है। आप मेनली इस फॉर्मूले को याद रखो और एंगल याद रखो कि कब कौन सा एंगल बनता है। और एंगल भी बहुत ही आसान है, सेम डायरेक्शन में तो 0, अपोजिट में तो 180 डिग्री, और 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो तो लंबवत हो तो 90 डिग्री। और cos 180 का मान आपको पता ही होगा, -1 होता है। वर्क डन हमारा क्या है, कौन सा राशि है, वर्क डन ये है एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। बट वर्क डन हमारा स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है। वर्क डन हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। ये आपने देखा, मैंने आप जो अभी आपको बताया, इसमें 0, नेगेटिव और पॉजिटिव सारा का सारा आया। डिपेंड करता है कि एंगल क्या बन रहा है बल और विस्थापन के बीच। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव आया तो आप जल्दबाजी में सदिश टिक कर देना, ये अदिश राशि है। बट पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है, वर्क डन बराबर मैंने आपको बताया एफ इंटू में एस इंटू में कॉस थीटा। तो मैं यहां मान लेता हूं कि जो बल का दिशा है वही विस्थापन का दिशा है, क्योंकि कॉस थीटा से तो कुछ ऐसा यूनिट में फर्क आएगा नहीं। तो बल को हम लोग न्यूटन में मापते हैं, ऐसा यूनिट में, और विस्थापन को मीटर में। तो न्यूटन मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा ये। साथ में न्यूटन मीटर को हम लोग एक वैज्ञानिक के नाम में, एक वैज्ञानिक के सम्मान में भी दर्शाते हैं, और वो है जूल। तो चाहे न्यूटन मीटर हो चाहे जूल हो, ये दोनों ही क्या है, ऐसा यूनिट है कार्य का। तो ए और बी दोनों ही हमारा राइट आंसर होगा। अर्ग देख लो, ये जो अर्ग है ये सीजीएस यूनिट है वर्क का। चाहे वर्क का पूछे चाहे ऊर्जा का पूछे, दोनों के लिए मैं बता दूं आपको, दोनों के लिए न्यूटन मीटर जूल ऐसा यूनिट होगा और अर्ग जो है सीजीएस यूनिट होगा। और 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। कार्य का विमीय सूत्र क्या है, कार्य का विमीय सूत्र बताना है, डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो वर्क डन बराबर होता है हमारा फोर्स इंटू में एस। जब भी मैं लिखूं एफ इंटू में एस, आप अपने मन में तुरंत सोच लेंगे कि बल और विस्थापन का दिशा यहाँ पे सेम मैंने माना है। तो बल के लिए हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। ये मैंने आपको बताया भी था कि आप डायरेक्ट याद रखो, क्योंकि बार बार काम आता है। और विस्थापन का हो जाएगा हमारा, क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो यहाँ सिंपली लेंथ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। तो ML²T-2, ML²T-2 बी हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। निम्नलिखित में से कौन कार्य से संबंधित सत्य है, पूछा है कौन करेक्ट है, वर्क से रिलेटेड। यह एक अदिश राशि है और इसका परिमाण हमेशा धनात्मक होता है। क्या ऐसा है? नहीं। मैंने आपको बताया जो वर्क है हमारा वो एक अदिश राशि है, इसके बाद भी वर्क पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो आगे पढ़ते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका परिमाण हमेशा ऋणात्मक होता है। ये भी गलत है, हमेशा नहीं होता है। ऋणात्मक हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं। यह एक अदिश राशि है और इसका परिमाण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर है। डी है यह एक सदिश राशि है, जो कि गलत है। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, उस यहाँ बल लग रहा है और यहाँ पे उस बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। तो वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा? तो जब भी बल की दिशा और वस्तु के विस्थापन की दिशा एक ही हो तो हमारा वर्क डन होता है F इंटू में S। F दे रखा है 5 न्यूटन, S दे रखा है 2 मीटर, दोनों के दोनों SI यूनिट में है, तो हमारा आंसर भी SI यूनिट में आएगा, न्यूटन मीटर, या फिर इसी को आप लोग बोल दो 10 जूल। तो 10 जूल हमारा सही आंसर होगा। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा होता है। घर्षण बल आपको पता होगा, मैंने आपको गति और बल चैप्टर में बताया था। घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। यानी अगर मान लो ये एक बक्सा रखा हुआ है कि जमीन पे, अगर आप इस पे बल लगाना चाह रहे हो, यानी कि ये वस्तु का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इधर होगा, इस डायरेक्शन में। लेकिन घर्षण बल आपको पता है, आप बल लगा रहे हो, ये इसका विरोध करेगा।
और घर्षण बल इस डायरेक्शन में लगेगा। हमसे वर्क डन किसका पूछा है, इस वाले का बल का नहीं पूछा है कि आप कितना लगा रहे हो, ये पूछा है कि जो घर्षण बल लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। मैंने आपको बताया कार्य कौन करता है फिजिक्स में, कार्य हमेशा आपको देखना है कोई ना कोई बल करेगा। यहाँ पे कौन सा बल किया, घर्षण बल किया। घर्षण बल हमेशा किधर होता है, जिधर विस्थापन होता है उसके उल्टा डायरेक्शन में होता है। तो हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा, यहाँ ऋणात्मक आ जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी गतिशील गाड़ी पर ब्रेक लगाए जाते हैं तो अवरोधक बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है। जब आप गाड़ी पर ब्रेक लगाते हो, जैसे मान लो ये आपका गाड़ी का चक्का है, आपने ब्रेक लगाया, आपकी गाड़ी की स्पीड इस डायरेक्शन में थी, यानी कि आप इसी डायरेक्शन में विस्थापित हो रहे थे। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन वही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। तो आपकी गाड़ी इस डायरेक्शन में थी, आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी स्लो हो चुकी है। स्लो होने के बाद ये स्लो क्यों हो गई, क्योंकि जो गाड़ी का पहिया है और जमीन है इसके बीच में पीछे की तरफ बल लगता है। कौन सा बल, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो अवरोधक बल है ये हमेशा आपके वेलोसिटी के उल्टे डायरेक्शन में लगता है और इसी के द्वारा हमसे कार्य पूछा गया है। तो आपको इनडायरेक्ट वे में यही पूछा गया है कि घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कैसा है, तो ऋणात्मक होगा, नो डाउट। m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य होगा। कार्य होता है हमारा F इंटू में S अगर बल और विस्थापन का दिशा सेम हो। जमीन पे m द्रव्यमान का कोई वस्तु था, चलो ये m द्रव्यमान का वस्तु था। तो सबसे पहली बात आप ये जान लो कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु है तो इस पर एक बल लगता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल कितना होता है, ये mg होता है, यानी कि यही क्या है, इसका भार होता है। किसी वस्तु को उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए हमें कम से कम वस्तु के भार के बराबर ऊपर के दिशा में बल लगाना पड़ता है। आपके मन में ऐसा आ सकता है कि कैसे हो सकता है, ऊपर भी अगर हम भार के बराबर ही बल लगाएं तो ये तो रेस्ट में होगा, विराम की अवस्था में होगा। आप सही सोच रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग इससे थोड़ा सा ज़्यादा बल लगाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे इसका भार मान लो 50 न्यूटन है तो हम लगाएंगे 50.001 न्यूटन, तो भी क्या होगा, हल्का सा ये डिस्प्लेस होगा ऊपर की तरफ क्योंकि थोड़ा सा बल ज़्यादा है। तो 50.001 हम नहीं मानेंगे, हम 50 न्यूटन ही मानेंगे। और साथ में हम लोग ये मानते हैं कि हमने इसे धीरे धीरे ले गया ऊपर, क्योंकि 50.001 न्यूटन बल लगाओगे भी तो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये धीरे धीरे डिस्प्लेस होगा, ऐसा नहीं कि अचानक से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो आपको बस याद इतना रखना है कि वस्तु के भार के बराबर कम से कम हमें बल लगाना होगा ऊपर की दिशा में वस्तु को उठाने के लिए। हमने यही काम किया, इधर mg काम कर रहा था तो हमने ऊपर की दिशा में बल लगाया F इंटू mg के बराबर और इसको विस्थापित कर दिया कितना, h हाइट तक। हमारा जो विस्थापन है ये ऊपर की दिशा में है, तो जो हमारा h है वही क्या है, एक्चुअल में s है। तो बल हमने कितना लगाया, mg के बराबर, और विस्थापन कितना है, h है। तो mgh हमारा कार्य हो जाएगा। तो m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य। अच्छा, यहाँ पे किस बल के द्वारा कार्य पूछा गया है, जो बल उसको ऊपर उठा करके ले गया। ऐसा नहीं कि गुरुत्वाकर्षण बल ने कितना काम किया, हमने गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो ऊपर की तरफ बल लगाया उसके द्वारा कार्य किया गया mgh। और ये जो हमने काम किया, अब इस वस्तु के पास वो सारा काम स्टोर हो गया है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, mgh के रूप में। तो कभी भी आपसे ये पूछे कि वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाने में कितना कार्य किया गया, मतलब आप क्या करो, mgh लगा करके पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, स्थितिज ऊर्जा निकाल लो। निम्न में से किस स्थिति में शून्य कार्य प्राप्त होगा, 0 वर्क डन आना चाहिए, किस स्थिति में। तो आप देख लो, जिस भी स्थिति में बल का दिशा और विस्थापन का दिशा के बीच 90 डिग्री का एंगल बने, यानी कि हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वृत्ताकार पथ पर घूम रहे वस्तु पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य। एक वृत्ताकार पथ है और इस पर कोई घूम रहा है, कोई भी वस्तु है घूम रहा है, इस पर एक बल लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए एक बल जिम्मेवार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब कार्य कौन करता है फिजिक्स में, कार्य हमेशा बल करता है। यहाँ पर आपसे अभिकेंद्रीय बल द्वारा कार्य पूछा गया है, तो ये हमारा कार्य है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वृत्ताकार पथ पर अगर कोई घूम रहा है, हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है उस पर एक स्पर्श रेखा खींचने के बाद मिल जाता है। और आपने मैथ में पढ़ा होगा कि मान लो ये एक स्पर्श रेखा है, ये केंद्र है, तो इस केंद्र से इस पर हम जब एक लाइन डालते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये पता है आपको। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ देख लो, ये एक स्पर्श रेखा के डायरेक्शन में है और ये हमारा एक रेडियस के जैसा आप मान सकते हो। ये रेडियस नहीं है, ये डायरेक्शन है फोर्स का, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बताने के लिए ऐसा
समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि इसे आप रेडियस मान सकते हो, इसे आप एक स्पर्श रेखा मान सकते हो, तो बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देख लो यहाँ पे बन गया हमारा थीटा 90 डिग्री, यानी कि अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। तो ये आप अच्छे से याद ही कर लो। वृत्त पर अगर कोई घूम रहा है तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि वर्क डन 0 आता है। आप बोलोगे कि विस्थापन का डायरेक्शन कहाँ मिला, हमें तो वेलोसिटी का मिला। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही विस्थापन का डायरेक्शन होता है, जो वेग का दिशा वही विस्थापन का दिशा। आगे पढ़ते हैं। एक कूली सिर पर भार रखकर खड़ा है, तो कूली द्वारा किया गया कार्य, कूली द्वारा कार्य किया गया 0। क्यों? क्योंकि यहाँ विस्थापन 0 है। वर्क डन हमारा 0 कब कब हो सकता है, या तो बल ही ना लगे, या तो विस्थापन ही ना हो, या फिर बल भी लगे और विस्थापन भी लगे और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। ये 3 कंडीशन है वर्क डन 0 आने का। तो इस केस में क्या हुआ, बी वाले केस में कूली जो है विस्थापित ही नहीं हुआ, तो वर्क डन हमारा 0 हो गया। ये क्या है, खड़ा है, सर पर रख करके खड़ा है, ये चला नहीं। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उपग्रह द्वारा पृथ्वी के आकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य। तो यहां भी क्या है, मान लो ये हमारा अर्थ है और ये ग्रह है, ग्रह चक्कर लगा रहा है। तो ग्रह का अगर हम किसी पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेक करें तो स्पर्श रेखा हम ड्रॉ करेंगे, यही हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। पृथ्वी इस उपग्रह को अपनी ओर आकर्षित कर रही है एक बल के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और यही गुरुत्वाकर्षण बल हमारा अभिकेंद्रीय बल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने आपको बताया कि क्या है, बहुरूपिया है, ये अपना रूप बदलता रहता है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा इस केस में। तो यहां भी जो उपग्रह है उसको पृथ्वी के आकर्षण बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तो यहां भी हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन 0 ही आ जाएगा, क्योंकि विस्थापन और इस सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूरी जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा लगाया गया बल 200 न्यूटन है, जो उसकी गति के विपरीत है। तो सड़क द्वारा साइकिल पर कितना कार्य किया गया। ब्रेक लगाया और साइकिल विस्थापित हो गया 10 मीटर विस्थापित हो गया। अब ब्रेक लगाने के बाद कार्य कौन करता है, घर्षण बल काम करता है। तो सड़क द्वारा जो बल लगाया गया वो बेसिकली कौन सा बल है, हमारा घर्षण बल है। यह आ गया हमारा फ्रिक्शन फोर्स, और यही हमें दे रखा है 200 न्यूटन बल लगा। तो क्या आ जाएगा हमारा वर्क डन, -F इंटू में S, क्योंकि घर्षण बल का डायरेक्शन, घर्षण बल हमेशा नेगेटिव होता है। वैसे आप देख लो, विस्थापन इधर है और घर्षण बल इधर है पीछे की तरफ, तो 180 डिग्री का एंगल बना। तो -200 और गुने में 10, यानी कि -2000 जूल हमारा राइट आंसर होगा। -2000 जूल सड़क द्वारा किया गया कार्य है। सेम सवाल है, यहां भी देखो सेम सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। यहां भी विस्थापन हमारा 10 मीटर है, यहां भी घर्षण बल पीछे की तरफ काम किया और ये लगा 200 न्यूटन। लेकिन सवाल में हमसे ये नहीं पूछा है घर्षण बल कितना कार्य किया, ये नहीं पूछा है हमसे पूछा है साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य किया गया। साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य किया गया ये पूछा है। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार, सड़क ने साइकिल पर बल लगाया 200 न्यूटन का, तो साइकिल भी सड़क पे बल लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में 200 न्यूटन का। तो चलो, साइकिल ने सड़क पर बल लगा दिया 200 न्यूटन का, हमें बल मिल गया। लेकिन क्या सड़क विस्थापित हुआ? यहां पे विस्थापन किसका हुआ था? ये 10 मीटर किसका विस्थापन है? साइकिल का विस्थापन है, वही तो फिसलते जाकर के रुका 10 मीटर की दूरी पर। लेकिन जब साइकिल ने बल लगाया सड़क पे, तो सड़क विस्थापित हुआ? नहीं हुआ। सड़क का विस्थापन 0 है, तो हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा? 0। तो इस केस में हमारा वर्क डन 0 आ जाएगा। दोनों सवाल अलग अलग है। इसमें पूछा है कि साइकिल ने सड़क पर कितना कार्य किया, इससे पहले वाले सवाल में यह पूछा था कि सड़क ने साइकिल पर कितना काम किया। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। कार्य को भी हम लोग जूल में मापते हैं, ऊर्जा को भी हम लोग जूल में मापते हैं। कार्य भी हमारा सदिश राशि है, अदिश राशि है, ऊर्जा भी हमारा अदिश राशि है। जिसके पास ऊर्जा होगा वही कार्य कर पाएगा, जिसके पास ऊर्जा नहीं होगा वो कार्य नहीं कर पाएगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, अगर कोई कार्य कर रहा है यानी कि उसके पास ऊर्जा है, किसी न किसी रूप में ऊर्जा है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? नेचुरल सोर्स क्या है एनर्जी का? सबसे बड़ा ये हो जाएगा हमारा सूर्य। कोयला, पेट्रोल, जल सब है एनर्जी का सोर्स, लेकिन सन हमारा सबसे बड़ा
नेचुरल सोर्स है एनर्जी का। हम ऊर्जा को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? हम ऊर्जा को ज्वार भाटा से भी प्राप्त कर सकते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भागों से प्राप्त कर सकते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल ये सब आंतरिक भागों से मिलता है, परमाणु के नाभिक से भी मिल सकता है जैसे कि यूरेनियम से मिलता है। तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊर्जा का एसआई मात्रक, इसको आप काट दो। ये एमसीक्यू कंप्लीट है, सॉरी ये जो स्टेटमेंट है ये कंप्लीट है, हमें इसे इनकम्प्लीट करना है तभी जाकर एमसीक्यू बनेगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ऐसे लिखो। कार्य का एसआई मात्रक वही होता है जो डैश का होता है, ऐसे होना चाहिए था। तो ये ऊर्जा का हमारा राइट आंसर होगा। कार्य का एसआई मात्रक वही होता है जो ऊर्जा का होता है। दोनों का हम लोग जूल में मापते हैं और दोनों का सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र समान है? किसका विमीय सूत्र समान है? तो सबसे पहले आप लोग एसआई यूनिट चेक कर लो। जिसका एसआई यूनिट सेम होगा उसका विमीय सूत्र समान होगा। तो विस्थापन का एसआई यूनिट मीटर होता है और कोणीय विस्थापन का रेडियन होता है। तो ये तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई विमीय सूत्र होता ही नहीं है। संवेग और आवेग का, संवेग हमारा होता है P = mv, ये हो जाएगा हमारा kg मीटर पर सेकेंड, और आवेग होता है हमारा यानी कि इम्पल्स हमारा होता है फोर्स इनटू में टाइम, ये हो जाएगा हमारा न्यूटन और सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। तो ये भी नहीं होगा। बल आघूर्ण और कार्य के बारे में देखते हैं। बल आघूर्ण होता है हमारा, सॉरी टाउ हमारा होता है, टॉर्क हमारा होता है F इनटू में R या फिर D, बल गुने में दूरी, ये हो गया न्यूटन और ये है मीटर। और कार्य का भी क्या होता है? न्यूटन मीटर ही तो होता है, F इनटू S से। तो दोनों का देखो एसआई यूनिट सेम है, यानी दोनों का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा ये यही आएगा, ml² T-2। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जड़त्व तो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ना तो यूनिट है ना ये डायमेंशन है, तो ये भी नहीं होगा। और बल आघूर्ण का तो है, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। किसी वस्तु में उसके गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊर्जा के कई रूप होते हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, कई तरह की ऊर्जा होते हैं। गति के कारण अगर किसी के पास ऊर्जा है तो उसे हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ये परिभाषा है गतिज ऊर्जा का, और डेफिनेशन के ऊपर आपके एग्जाम में खूब सारे सवाल पूछे गए हैं। और ये गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv² के, यानी कि कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान m है और ये गति में है, और इसकी जो चाल है ये क्या है? v है। चाल बराबर क्या है? v है। ये v चाल से चल रहा है, तो इसके पास ऊर्जा है जिसके कारण ये गति में है, तो ये गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा हाफ mv² के। चाहे कोई सा भी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, कार्य हो, ये सब अदिश राशि होता है। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हमारा v होता है यहाँ पे चाल होता है, स्पीड होता है। आप कभी भी इसको वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, वेग नहीं बोलेंगे। वेग आप बोल सकते हो जब गाड़ी का दिशा ही ना बदले, उस समय वेग और स्पीड हमारा एक ही होता है, तो बोल सकते हो। लेकिन सवाल को सॉल्व करते समय, एमसीक्यू बनाते समय आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये स्पीड होता है। v चाल से चल रही m द्रव्यमान की वस्तु के पास कितनी ऊर्जा होगी? हाफ mv² होगी। m द्रव्यमान है, v है स्पीड। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? वस्तु के पास गतिज ऊर्जा कितनी होगी? हाफ mv²। हाफ हो जाएगा, m है 15 kg, v है हमारा 4 मीटर पर सेकंड। आप हमेशा यूनिट का ख्याल रखेंगे। kg SI यूनिट में है, मीटर पर सेकंड SI यूनिट में है, तो हमारा यूनिट का कोई चक्कर नहीं है, यूनिट में कोई लफड़ा नहीं है। आपका आंसर भी सब SI यूनिट में दे रखा है, तो बस आपको सिंपली यहाँ सॉल्व करना है। और ये हमारा आ जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 4 गुने में 4 हो जाएगा, 4 इंटू में 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर होता है। तो ये हमारा आ जाएगा 15 × 8 यानी कि 120 जूल। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु की चाल बढ़ने से उसकी गतिज ऊर्जा का मान डैश है, क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारा होता है हाफ mv²। अगर हम वेलोसिटी को बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ जाएगा। जी हाँ, हम इसको अगर 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा पहले का। तो हम इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा नहीं, बढ़ जाएगा, मतलब कि अच्छे खासे रेट से बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी स्पीड को बढ़ाने पर। तो क्या हो जाएगा? वस्तु की चाल बढ़ाने से उसकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वस्तु की चाल 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा डैश हो जाएगी। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²।
मैंने अभी आपको बताया था पिछले स्लाइड में, पिछले सवाल में, अगर आप इसको 4 गुना करोगे तो ये 16 गुना हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप स्पीड बढ़ा दो तो काइनेटिक एनर्जी स्पीड बढ़ाने से बढ़ती नहीं है, बढ़ जाती है। तो 16 गुना हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा K और संवेग P में सही संबंध क्या है, जहां M क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, कोई वस्तु होगा उसका द्रव्यमान है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है हाफ mv²। एक काम करते हैं हम लोग, ये जो mv²/2 है हम लोग ऊपर में भी m से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे में क्या होगा, अब हमारे पास आ गया mv का स्क्वायर और बट्टे में 2m। और अब हम लोग जानते हैं अच्छे से कि जो हमारा संवेग होता है, मोमेंटम होता है, वो होता है mv के बराबर। तो इस mv की जगह पर हम लोग p रख सकते हैं मान। तो यहां से हमारा आ जाएगा p² बट्टे में 2m। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ऐसे भी याद रखते हैं और ये आपको याद रखना है, यहां से सवाल पूछा जाता है। तो यहां से आप देख लो, अगर द्रव्यमान नियत हो जाए, एक ही वस्तु के लिए बात किया जाए, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p² के। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ए इसका राइट आंसर होगा। अगर किसी वस्तु का संवेग पहले के दुगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पहले के डैश हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारा होता है p² बटे में 2m। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा हो जाएगा p² के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p² के। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग अगर 2 टाइम्स कर दें, सॉरी संवेग को अगर हम 2 टाइम्स कर दें तो काइनेटिक एनर्जी हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 इसका राइट आंसर होगा। मतलब यहां भी क्या होगा कि अगर हम संवेग को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा नहीं, बढ़ जाएगा। कार्य ऊर्जा सिद्धांत में कार्य किसके बराबर होता है? कार्य ऊर्जा सिद्धांत में जो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम होता है उसमें जो हमारा वर्क डन होता है वो होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान m है और ये इनिशियली u स्पीड से चल रहा था। अब गति न्यूटन का जो पहला नियम है वो ये कहता है अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई वस्तु नियत वेग से चल रहा है, नियत वेग से चल रहा है का मतलब कि सीधी रेखा में एक समान चाल से चल रहा है, तो वो एक समान चाल से ही चलता रहेगा, यानी उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनफैक्ट वेग की हम बात करते हैं, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल ना लगे। यानी अगर हम इस पर कोई बल ना लगाएं तो ये क्या है, आराम से चलता रहेगा इसी चाल से। हमने इस पर एक बल लगाया और बल लगाने से हुआ ये कि इसकी जो वेग है, वेलोसिटी है, ये अब चेंज हो गया। m द्रव्यमान का है, ये अभी भी मास तो बदलेगा नहीं। अब इसकी जो वेलोसिटी है ये u से चेंज होकर के v हो गया। और न्यूटन तो हमें यही कहता है बल लगाया तो वेलोसिटी तो चेंज होना ही होना है। बल भी कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस होना चाहिए, बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो हमने बल लगाया और बल लगाया तो डेफिनेटली आप देख रहे हो विस्थापित तो हो ही रहा है, ये आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। तो इस बल के द्वारा हम बोल सकते हैं कि कार्य भी किया गया। यही बताना है कि ये कितना कार्य किया। देखिए पहले इसके पास इस स्टेट में इनिशियली इसके पास कितना एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी, गति में है ना, तो काइनेटिक एनर्जी था इसके पास कुछ हाफ mv² था। बल लगाने के बाद इसकी चाल बदल गई, अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ और हो गया, हाफ mv² हो गया। अब मैं आपसे ये पूछूं कि आपने कितना कार्य किया। तो जब भी हम किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो उस यानी कि हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि हमारी एनर्जी लॉस हो रही है और उसके पास एनर्जी का गेन हो रहा है। तो हमने इस वस्तु पे कार्य किया, कितना कार्य किया, जितने से इसका एनर्जी बढ़ गया। पहले इसके पास इतना एनर्जी था, हमने इस पर और कार्य कर दिया, अब इसका एनर्जी और ज़्यादा हो गया। तो कितना कार्य किया, तो जितना एनर्जी का अंतर आ जाएगा। दोनों को जूल में मापते हैं तो दोनों का अंतर बता दो, वही हमारा वर्क डन आ जाएगा कि हमने इतना कार्य किया। तो डेफिनेटली हमने वर्क जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में इसकी चाल है, तो ये बाद वाला जो एनर्जी है ये हमारा ज़्यादा होगा और ये वाला क्या होगा, कम होगा। तो हमने क्या किया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल वाले को घटा दिया। जितना इसका अंतर आएगा वही हमारे द्वारा किया गया कार्य होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हाफ m कॉमन ले सकते हैं और यहाँ v² माइनस u²। ये जो आप देख रहे हो इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल आपके ग्रुप डी के एग्जाम में खूब पूछा गया है। कभी भी आपको सवाल में 2 स्पीड दिखे, बोले कि पहले इतना से चल रहा था, बाद में इस पर एक कार्य किया गया, उसके बाद इसकी जो चाल है बदल करके इतना हो गया, और फिर आपके बाद आपसे पूछे कि बताओ कार्य कितना किया गया। तो जैसे आप देखो कि 2 स्पीड दे रखा है, ना तो आपको बल दिख रहा है ना ही आपको विस्थापन दिख रहा है, 2 स्पीड दिख रहा है, मतलब आप समझ जाना कि इस फॉर्मूले से बनेगा।
वर्क एनर्जी थ्योरम से बनेगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है तो इसके वेग को 2 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना होगा। अब देखो यहाँ आपसे पूछा है कितना कार्य करना होगा। जब आप कार्य करोगे किसी पर, यानी उस पर आप बल लगाओगे, यानी उस बल के द्वारा कार्य पूछा गया है कि जितने बल लगा करके आप इसके स्पीड को चेंज करोगे, क्योंकि अगर बल नहीं लगाते तो ये आराम से 2 मीटर पर सेकेंड से चलता रहता, लेकिन आपने बल लगा दिया, इसके स्पीड को चेंज कर दिया न्यूटन के पहले नियम से, तो उस बल के द्वारा कितना कार्य किया गया। तो यहाँ देखो, ना तो आपको बल दे रखा है ना ही विस्थापन दे रखा है, लेकिन आपको दो स्पीड दे रखा है। तो पहले वाले को आप लोग u मानो, बाद वाले को आप v मानो और लगा दो यहाँ से वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हाफ m v² माइनस u², वैल्यू पुट करो यहाँ पर, हाफ हो गया यहाँ पे 5 kg हो गया हमारा, v² यानी कि 16, u² यानी कि 4, तो यहाँ से हाफ इंटू में 5 और इंटू में 12, ये 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 30 जूल। सी इसका राइट आंसर होगा। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा क्या कहते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। गति के कारण जो ऊर्जा था गतिज ऊर्जा हमने बोला उसे, स्थिति के कारण या फिर विन्यास का मतलब आप समझ रहे हो क्या। जैसे मान लो बलून है, इस बलून का अपना कोई शेप है, हमने क्या किया, दोनों साइड इस पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद इसका जो शेप था हमने उसे चेंज कर दिया। तो ये जो शेप होता है बेसिकली उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास। जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये चपटा हो जाएगा, पिचक जाएगा थोड़ा सा, और जब आप फोर्स हटा दोगे तो ये वापस इस शेप में आ जाएगा। तो वापस इस शेप में आने के लिए इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो होना ही चाहिए। अगर इसके पास एनर्जी नहीं होगा तो ये वापस अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा। और इसके पास एनर्जी कहाँ से आया, जिसके लिए ये अपना शेप को वापस से गेन कर लेगा, क्योंकि हमने इस पे वर्क किया, हमने दोनों साइड से बल लगाया ना, अपने हाथों से मान लो दबाते हो तो दोनों साइड से क्या करते हैं, बल लगाते हैं, यानी हमने इस पे कार्य किया, वो कार्य इसके अंदर स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। और दूसरा है स्थिति के कारण। जमीन पे कोई सामान रखा हुआ है, आप इसे किसी हाइट पे ले जाओ, इसके पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थिति के कारण तो आपको पहले से भी अच्छे से पता है कि स्थिति के कारण जो एनर्जी होता है वो स्थितिज ऊर्जा होता है, लेकिन आपको विन्यास के बारे में भी ध्यान रखना है। तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि जब आपसे पूछता है कि बताइए एक धनुष है, उसमें रस्सी को खींचा गया है, तो बताइए कौन सा एनर्जी है, तो खींच दिया यानी कि उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। और उसी स्थितिज ऊर्जा के कारण तो तीर आगे की तरफ भागता है, क्योंकि रस्सी में होता है स्थितिज ऊर्जा और वो ट्रांसफर हो जाता है गतिज ऊर्जा के रूप में तीर के पास। नेक्स्ट है, जमीन पर रखी वस्तु को उठाने के लिए न्यूनतम कितने बल की आवश्यकता होगी। तो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हम एक्चुअली में जितना भार होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा बल लगाते हैं, तो सी इसका राइट आंसर होगा। वस्तु के भार से थोड़ा ज़्यादा बल लगाते हैं, क्योंकि भार के बराबर लगाएंगे तो वो रेस्ट में ही रहेगा, वो ऊपर नहीं उठेगा। तो एक्चुअल में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन इस चैप्टर में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम वस्तु के भार के बराबर ही मानते हैं, लेकिन आपको भार से थोड़ा ज़्यादा आंसर करना होगा। m द्रव्यमान के वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाने के लिए गुरुत्व बल के विरुद्ध कितना कार्य करना होगा। तो यही मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कम से कम हमें कार्य करना पड़ेगा, वस्तु को उठाने के लिए mg के बराबर बल लगाना पड़ेगा ऊपर की दिशा में। अगर ये वस्तु है तो इस पे नीचे की तरफ mg काम कर रहा है, ये है हमारा गुरुत्व बल। तो इसे ऊपर उठाने के लिए हम लोग बल लगाते हैं, गुरुत्व बल के अगेंस्ट में लगाते हैं, विरुद्ध में लगाते हैं, कि गुरुत्व बल नीचे है और हम ऊपर की दिशा में लगा रहे हैं। तो हमारे द्वारा जो बल लगाया जाएगा वो कम से कम mg के बराबर होगा, और विस्थापन हम लोग h कर रहे हैं, तो हमारा जो ये वर्क डन आ जाएगा वो mg h के बराबर आ जाएगा। अब क्योंकि वस्तु को हम लोग उठा करके ऊपर की तरफ ले गए हैं, यानी कि हमने उसके स्थिति में परिवर्तन कर दिया, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया, ऊपर की तरफ आ गया, और ऊपर उठाने के लिए हमने क्या किया, कार्य किया गुरुत्व बल के विरुद्ध में। तो हमारे द्वारा जो कार्य किया गया यही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और जैसे हम इसको छोड़ेंगे इसका सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा, और ये जमीन पर आकर के गिर जाएगा। फिर जमीन पर आकर गिरेगा तो उसका एनर्जी कोई खत्म नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होता, ना ही बनाया जा सकता है। एनर्जी आपने पढ़ा होगा, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जमीन पे गिरेगा तो ऐसा नहीं कि इसका एनर्जी मर जाएगा, एनर्जी मरेगा नहीं। जमीन पे गिरेगा तो आपको साउंड मिलेगा, हो सके जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे कुछ ऊष्मा उत्पन्न हो जाए, हीट निकल जाए या फिर लाइट निकल जाए। तो इन सारे फॉर्म में क्या होता है, एनर्जी का
कन्वर्जन हो जाता है। तो एनर्जी को बस कन्वर्ट किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता और ना ही बनाया जा सकता। तो ए हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन स्थितिज ऊर्जा का सही सूत्र है? जहां m वस्तु का द्रव्यमान है, h वस्तु की जमीन से ऊंचाई और g गुरुत्वीय त्वरण है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? mgh हो जाएगा। 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का मान क्या होगा? ऊर्जा का मान क्या होगा? कौन सा ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। स्थिति में परिवर्तन हो चुका है, mgh के बराबर होगा। m का मान 10 है, g का मान 10 लेना है और ये हो जाएगा हमारा हाइट, विस्थापन 6 मीटर, तो 600 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत सारा पूछा गया है। अगर आप पीडीएफ को परचेज करते हो, वॉल्यूम 1 अगर आप परचेज करते हो तो आप देखना इस तरह के सवाल आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट है वस्तु की स्थितिज स्थितिज ऊर्जा पथों पर डैश क्या होता है? पथों पर निर्भर करता है, नहीं करता है, कभी नहीं करता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, नहीं करता है। ये एक वस्तु है, m द्रव्यमान का है, इसको हमने क्या किया, इस हाइट पे ले गया, h हाइट पर। ये हमारा जो हाइट है वो h हाइट है। चलो मैंने इसे h हाइट पर ले गया। अब इसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके ले जाते हैं। पहले हमने क्या करा, इसको ऐसे ले गया, फिर इसको ऐसे ले गया, फिर इसको ऐसे ले गया, फिर इसको ऐसे ले गया और फिर इसको ऐसे ले गया। यानी इतना घूमने के बाद मैंने इसको यहां पर लेकर के आया। तो अब क्या करोगे, इसका ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, यानी कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, क्या सबको आप जोड़ करके इसका h बताओगे? ऐसा नहीं है। आप बस ये देखो कि प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, यानी कि ऊर्ध्वाधर रूप से इसका जो दूरी है ये कितना है, ऊंचाई कितना है। तो यहां भी आप देखो दोनों का स्थिति सेम है तो हाइट भी सेम ही आएगा। तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो बी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है? किसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है? लुढ़कता हुआ पत्थर, डेफिनेटली पत्थर लुढ़क रहा है तो उसके पास गति है, गति है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। इसमें तो काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। बहता हुआ जहाज, बहता हुआ जहाज नहीं, बहता हुआ पानी ये होना चाहिए। बहता हुआ जल, बहता हुआ जल या फिर उड़ता हुआ जहाज, बहता हुआ जल या फिर उड़ता हुआ जहाज, दोनों के पास गतिज ऊर्जा होती है, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा है। गिरता हुआ नारियल, डेफिनेटली नारियल किसी हाइट पे था, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी था, वो नीचे गिर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी गिरता हुआ नारियल के पास भी है। उठाया गया हथौड़ा, उठाया गया हथौड़ा हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि हथौड़ा को जब हम उठाते हैं तो किसी हाइट पर ले जाते हैं, हाइट पर ले गए हैं तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा हो गया क्योंकि हमने उसके स्थिति में परिवर्तन कर दिया। पहले जमीन पे था, अब उसको हमने उठाया हुआ है, तो इसके पास हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसके पास नहीं होगा। हाँ, जब हम चलाएंगे ना हथौड़ा को तब हमारा पोटेंशियल एनर्जी घटेगा और वो सारा पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर हमने सिर्फ हथौड़ा को उठाया है तो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास है, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा विद्यमान है? अब पूछा है कि किस में बताइए स्थितिज ऊर्जा है, किसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। चाबी भरा खिलौना, तो चाबी भरा खिलौना इसके पास होता है पोटेंशियल एनर्जी। तनित डोरी वाला धनुष, तो इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो आप धनुष का डोरी तानते हो तो ये जो डोरी तानते हैं उसके पास इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, विन्यास है, इसमें परिवर्तन हो जाता है, यानी अब इसके पास है स्थितिज ऊर्जा। और जब इस पर तीर डाला जाता है तो यही स्थितिज ऊर्जा इस तीर के पास काइनेटिक एनर्जी देता है। तो खींची गई रबर बैंड को खींचोगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, विन्यास चेंज हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास भी है। तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबों के पास क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। नेक्स्ट है ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश। इसे डैश का नियम कहते हैं। तो ये आपको बचपन से याद है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कुल योग कहलाता है। आपके एग्जाम में बहुत सवाल पूछा गया है इस पर कि जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का समेशन होता है, यानी कि सम होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा हमारा राइट आंसर होगा। यांत्रिक ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही आते हैं। इस दोनों ऊर्जा का जो योग होगा वही होगा हमारा यांत्रिक ऊर्जा। मुक्त रूप से गिरते हुए वस्तु के पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में
डैश होती है। तो स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है। मान लो ये जमीन है और ये किसी हाइट पर कोई वस्तु है, अभी ये वस्तु नीचे नहीं गिर रहा है, बस ये हाइट पर है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है mgh, और काइनेटिक एनर्जी इसके पास अभी फिलहाल 0 है क्योंकि ये रेस्ट में है। अब जैसे ही ये नीचे आएगा हाइट में कमी आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे ये जमीन के नज़दीक आएगा इसकी जो वेलोसिटी है ये इंक्रीज होती चली जाएगी, या फिर बोल सकते हो कि स्पीड जो है ये बढ़ती चली जाएगी, जिसके कारण से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी? जितनी की पोटेंशियल एनर्जी में कमी हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। और जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसमें कमी होगा तो क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हो गया। तो दोनों का जो समेशन होगा वो चेंज नहीं होगा, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम लोग बोलते थे ऊर्जा, और कार्य करने की दर को हम लोग बोलेंगे शक्ति। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, दोनों पर सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। किए गए कार्य की गति को कौन मापता है? जो कार्य किया जा रहा है उसकी गति को कौन मापता है? ये मापता है शक्ति। जो पावर होता है ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि कौन सा कार्य फास्ट हो रहा है, कौन सा कार्य स्लो हो रहा है। मान लो दो बंदा है ए और बी, दोनों को सेम काम करना है, 20 जूल और 20 जूल। एक टाइम लेता है 2 सेकेंड और एक टाइम लेता है 10 सेकेंड, तो दोनों का पावर अलग अलग आएगा। इसका आएगा 10 जूल पर सेकेंड और इसका आएगा 2 जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 10 जूल काम करेगा और ये 1 सेकेंड में बी वाला 1 सेकेंड में 2 जूल काम करेगा। कौन फास्ट कर रहा है? ए जो है काम को फास्ट कर रहा है, ये 1 सेकेंड में 10 जूल काम कर रहा है, और बी काम को स्लो कर रहा है। तो शक्ति से हमें पता चल जाता है कि कार्य कितनी तेजी के साथ हो रहा है या फिर कितनी धीमी हो रहा है। निम्न में से कौन असत्य है? कौन सा बताना है कि इनकरेक्ट है? शक्ति एक अदिश राशि है, ये बिल्कुल सही है। शक्ति हमारा अदिश राशि है। कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया, ये सब अदिश राशि है, सब स्केलर क्वांटिटी है। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये तीनों ही अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। तो हमारा जो पावर होता है ये होता है वर्क अपॉन टाइम, या फिर बोल दो एनर्जी अपॉन में टाइम। तो वर्क हो या फिर एनर्जी हो, दोनों का SI यूनिट जूल होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो जूल बटे में सेकंड, तो ये भी हमारा सही है। शक्ति का SI मात्रक वॉट है, तो जूल पर सेकंड को ही हम लोग वॉट भी बोलते हैं। जेम्स वॉट के सम्मान में, जेम्स वॉट वैज्ञानिक थे, इन्हीं के सम्मान में हम लोग वॉट भी बोलते हैं। तो ये भी हो जाएगा हमारा SI यूनिट। शक्ति एक सदिश राशि है, ये गलत हो जाएगा, ये एक अदिश राशि है, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटे में समय या फिर ऊर्जा बटे में समय, तो डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन शक्ति का मात्रक है? तो वाट हो जाएगा, किलोवाट हो जाएगा, मेगावाट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, बट किलोवाट, मेगावाट ये सब बड़ा यूनिट है। इन तीनों में मेगावाट सबसे बड़ा यूनिट है, बट ये तीनों ही शक्ति का ही यूनिट है। मेगावाट, 1 मेगावाट बराबर हो जाएगा 10 पे पावर 6 वाट, और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, तो डी इसका राइट आंसर होगा। एक लड़की का भार 400 न्यूटन है, एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई 20 सेकंड में चढ़ती है। लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति कितनी है? तो पावर क्या होता है हमारा, शक्ति क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है या फिर एनर्जी अपॉन टाइम होता है। लड़की रस्सी पे 8 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ी, लड़की रस्सी पे 8 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ी, यानी ये हो गया हमारा H। जब लड़की 8 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ जाएगी तब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा? mgh के बराबर, mgh के बराबर। तो यहां हम लिख सकते हैं एनर्जी की जगह पर mgh और बटे में t। mg का मान 400 न्यूटन हो जाएगा, हमें डायरेक्ट भार दे रखा है, तो ये हो जाएगा 400 न्यूटन, और गुने में h हो जाएगा 8 मीटर, बटे में सेकंड हो जाएगा हमारा टाइम 20 सेकंड। तो अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 20 टाइम्स, और यहाँ से हमारा आ गया 160 जूल, तो सॉरी 160 जूल पर सेकंड, यानी कि 160 वाट। 50 केजी का द्रव्यमान का एक लड़का 50 केजी के द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है।
यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो लड़के ने कितनी शक्ति व्यय की। यहाँ एक और चीज मेंशन कर लो आप, यहाँ जी का मान आपको लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो हमें शक्ति चाहिए, शक्ति बराबर क्या फॉर्मूला लगाना है हमें, W/T या फिर E/T। लड़का ने 15 सीढ़ी चढ़ा और एक सीढ़ी का हाइट दे रखा है 15 सेंटीमीटर। एक सीढ़ी का हाइट दे रखा है 15 सेंटीमीटर और टोटल सीढ़ियां हैं 45। तो टोटल हाइट कितना आ जाएगा, 15 गुने में 45 और ये हमारा आएगा सेंटीमीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 100 से भाग लगाएंगे और इसे चेंज कर देंगे मीटर में। तो ये हमारा आ गया H, यानी कि इतना हाइट चढ़ेगा ऊपर। तो इतना हाइट चढ़ने के बाद इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, mgh। तो mg का मान कितना हो जाएगा, m का मान 50 दे रखा है, g का मान 10 लेना है और h का मान हमें ये पूरा डालना है। तो 15 गुने में 45 और बट्टे में ये 100 आ जाएगा। 50 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर एक टाइम भी आप मेंशन करो, यहाँ पे 9 सेकंड। सॉरी, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो टाइम यहाँ पे नहीं लिखना है। यानी हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी आ गया वो कितना आ गया, 5 गुने में 15 और गुने में 45। अब हमें क्या करना है, पावर निकालना है। तो 5 गुने में 15 गुने में 45 और बटे में हम टाइम से भाग लगा देंगे। ये हमने टाइम से भाग लगा दिया। 9 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 टाइम्स। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो इस तीनों को, 5 इंटू में 15 इंटू में 5, ये आपका आएगा 375 जूल पर सेकेंड या फिर बोल दो आप वॉट। तो ए इसका राइट आंसर होगा। यहां देखो इसने सीढ़ी पर कैसे चढ़ा होगा, इसने सीढ़ी पर कुछ इस प्रकार से चढ़ा होगा। तो ये सीढ़ी पर कैसे चढ़ रहा है, कौन कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, स्थितिज ऊर्जा पाथ पर निर्भर नहीं करता। बस आप ये देख लो कि जमीन से वर्टिकली कितना हाइट पर गया वो। तो एक सीढ़ी का हाइट 15 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका भी 15 सेंटीमीटर, इसका भी 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप 45 सीढ़ी चढ़ोगे तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, 15 गुने में 45। तो आप डायरेक्ट ये हाइट में माप लो कि जमीन से टोटल कितना हाइट पे आपने चढ़ा। ये पाथ बदलते हुए गया, इससे मतलब नहीं है। एक लैंप है, 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करती है। इसकी शक्ति कितनी है, शक्ति बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा या फिर एनर्जी अपॉन टाइम हो जाएगा। हमें एनर्जी दे रखा है 1000 जूल, 1000 जूल, टाइम दे रखा है 10 सेकंड। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 100 जूल पर सेकंड या फिर 100 वॉट। तो 100 वॉट हमारा राइट आंसर होगा। किलोवाट आर किसका इकाई है, किलोवाट आर किसका इकाई है। जल्दबाजी में आप लोग शक्ति का टिक मत कर दीजिएगा। शक्ति का यूनिट होता है वॉट, किलोवाट, लेकिन यहां देखो किलोवाट आर है। कहने का मतलब कि पावर में टाइम से मल्टीप्लाई किया गया है। पावर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। तो देखो इस पावर में इस टाइम से मल्टीप्लाई करो, पावर और गुने में टाइम, यानी कि शक्ति गुने में समय, हमें क्या मिला, एनर्जी। तो एक्चुअली में ये जो किलोवाट आवर है ये किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, ऊर्जा का यूनिट है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। हाँ, अगर सिर्फ किलोवाट होता तो हम लोग शक्ति को टिक कर देते। और याद रखिएगा कि ये जो किलोवाट आवर है इसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं, यूनिट। नेक्स्ट है 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट। तो किलोवाट आवर को ही हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट और बराबर इसको बताना है जूल में कितना होगा। जूल में हो जाएगा हमारा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये तीनों ही आपको रिलेशन याद रहना चाहिए। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट और बराबर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 60 वॉट का विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा कितनी है। तो एनर्जी बराबर हमारा होता क्या है, पावर इंटू में टाइम ही होता है। पावर हमें डायरेक्ट दे रखा है 60 वॉट है, गुने में टाइम हमें दे रखा है 6 घंटे और हमें एनर्जी चाहिए कि कितना खर्च किया गया, वो भी यूनिट में। यूनिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर बोलते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहां से अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा 360 वॉट आवर में आएगा। हमें चाहिए किलोवाट आवर में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1000 से भाग लगा देंगे। भाग लगाने के बाद ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 0.36 किलोवाट आवर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप किलोवाट आवर की जगह पर 0.36 यूनिट भी लिख सकते हो। 1 किलोग्राम बल बराबर क्या होता है। 1 किलोग्राम बल का मतलब होता है 1 किलोग्राम पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, यानी कि ये कोई वस्तु है
जिसका द्रव्यमान दे रखा है 1 kg, तो इस पे जो गुरुत्व बल लगेगा पृथ्वी के केंद्र की तरफ जो mg होता है वही हो जाएगा हमारा 1 किलोग्राम बल। यानी यहाँ पर आप मान रखो 1 और गुने में g का मान रखो 9.8, तो ये हमारा मान आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 9.8 न्यूटन। तो आप सिंपली याद रखो कि 1 kgf बराबर होता है 9.8 न्यूटन। तो अगर कभी भी आपसे 3 kgf का मान पूछे यानी 3 किलोग्राम बल का मान पूछे तो 3 इंटू में 9.8 न्यूटन आप निकालेंगे। तो 9.8 न्यूटन हमारा राइट आंसर होगा। शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? तो शक्ति बराबर हमारा होता है कार्य बटे में समय या फिर एनर्जी ऊर्जा बटे में समय। तो चलिए हम यहाँ से वर्क अपॉन टाइम को लिख सकते हैं F इंटू में S और अपॉन में T, यानी कि बल गुने में विस्थापन और बटे में समय। बल के लिए क्या होता है ml² T-2, ये क्या है विस्थापन है तो यहाँ लेंथ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, और बटे में टाइम है तो यहाँ समय के लिए। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ml² T-3, ये आ गया हमारा शक्ति का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² T-3। कम से कम आप यहाँ से बल का याद रखो कि बल का जो है ml-2 ये बल का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ये आप कम से कम याद रखो क्योंकि इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आपको ये याद रहेगा तो बहुत सारे यूनिट का आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपको एक रिलेशन दे रखा है, वर्क इज इक्वल टू J इंटू में H। W यहाँ कार्य है, वर्क है, H यहाँ हीट है, उष्मा है। बताना है J क्या है। J को हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, यानी कि उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। तो A इसका राइट आंसर होगा, और ये J बराबर होता है 4.2 जूल पर कैलोरी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, J बराबर हो जाएगा यानी कि हमारा जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 4.2 जूल पर कैलोरी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो B इसका राइट आंसर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। नेक्स्ट है, बोला है बल जीरो नहीं है, विस्थापन भी जीरो नहीं है, लेकिन वर्क डन जीरो हो जाता है, कार्य जीरो हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बल और विस्थापन आपस में लंबवत है, क्योंकि जब लंबवत होगा तो थीटा बनेगा 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो W बराबर Fs cos 90 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें बल भी जीरो नहीं होता है, विस्थापन भी जीरो नहीं होता है, लेकिन वर्क डन जीरो आ जाता है। ऋणात्मक कार्य वस्तु की गति को क्या करेगा? ऋणात्मक कार्य वस्तु की गति को धीमी कर देती है, और धनात्मक कार्य वस्तु की गति को तेज कर देती है। यानी जिस डायरेक्शन में गति है उसी डायरेक्शन में अगर बल लगे तो उस बल के द्वारा किया गया कार्य हमारा धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि आपने उसी डायरेक्शन में बल लगाया तो गति बढ़ जाएगी। और जिस डायरेक्शन में गति हो रही है उसके विपरीत दिशा में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप बल लगाओगे तो यानी उस बल के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि उसकी गति को धीमी कर रही है। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी बल द्वारा किया गया कार्य डैश में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम में हमारा वर्क डन होता है ये होता है काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन, यानी कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, जो मैंने आपको फॉर्मूला निकालकर बताया था 12m v² - u²। v है, यहां पर आप बोल सकते हो कि यह है अंतिम चाल और यह प्रारंभिक चाल। वेग और चाल आपस में बराबर हो सकता है जब गति हो सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में। तो B इसका राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा। शक्ति बराबर बल गुने में क्या होगा? शक्ति बराबर पावर बराबर हम लोग जानते हैं वर्क अपॉन टाइम होता है, या फिर एनर्जी अपॉन में टाइम होता है। तो यहां से आप वर्क बराबर लिख सकते हो F इंटू में S और बटे में T। तो यहां से लिख सकते हो आप F गुने में S बटे में T। S क्या? विस्थापन बटे में समय। तो ये बल हो गया हमारा, और ये विस्थापन बटे में समय क्या होता है? वेग होता है। तो ये हमारा आ गया एक और फॉर्मूला निकल करके कि शक्ति बराबर होता है बल गुने में वेग। शक्ति बराबर बल गुने में वेग, B इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन गलत कथन है, कौन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है, ये तो गलत है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। बिना संवेग गतिज ऊर्जा संभव नहीं है, ये बिल्कुल सही है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हमारा 12m v²।
और बराबर क्या होता है p² बटे में 2m। तो यहाँ से अगर p 0 हो जाए तो हमारा काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि संवेग अगर 0 हो गया तो गतिज ऊर्जा भी 0 हो जाएगा। तो बिना संवेग गतिज ऊर्जा संभव नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है, तो ये गलत है। धनात्मक तभी होगा जब आप वस्तु को ऊपर से नीचे गिराओगे, क्योंकि इस समय गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे और वस्तु का विस्थापन भी नीचे। लेकिन जब आप जमीन से किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हो तब गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ काम करता है और वस्तु का विस्थापन होता है ऊपर की दिशा में। तो यहाँ देख लो, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा इस कंडीशन में हमारा जो कार्य मिलेगा वो आएगा निगेटिव, और यहाँ एक ही दिशा में है। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है, ये गलत है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, ये भी गलत है। यानी इसमें से एक ही करेक्ट स्टेटमेंट है, वो है बी। तो यहाँ आप सही कर लो जरा। निम्नलिखित में से कौन गलत कथन नहीं है? सवाल ऐसा होना चाहिए था, निम्नलिखित में से कौन गलत कथन नहीं है? तो इसमें से एक ही है जो गलत कथन नहीं है, वो है बी, बाकी सब रॉन्ग है। 1 किलोवाट बराबर क्या होगा? 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1000 वाट। सी इसका राइट आंसर है। ये आपके ग्रुप डी में पूछा गया था। ये मत समझिए कि इतना आसान थोड़ी ना पूछेगा। जितना आसान आप सोच नहीं सकते उतना आसान आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, एलपी के एग्जाम में पूछा हुआ है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ये आपके एलपी के एग्जाम में पूछा हुआ है, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है। और ये 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, ये भी आपके ग्रुप डी में पूछा गया है और 2-3 बार पूछा गया है। तो आप ये मत समझना कि ये बहुत ही आसान है, नहीं पूछा जाएगा। हल्के में आपको कुछ भी नहीं लेना है। जो भी आपको करवाया जा रहा है ये बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न पर है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर। अब ये हॉर्स पावर ये हमारा यूनिट है पावर का, शक्ति का। और 1 HP, ठीक है, 1 घोड़ा शक्ति, यानी कि 1 अश्व शक्ति। अश्व को हम लोग घोड़ा बोलते हैं, अश्व हो गया संस्कृत शब्द। तो 1 हॉर्स पावर हमारा हो जाएगा 746 वाट। अच्छे से आपको याद होना चाहिए ये, बी इसका राइट आंसर। एक कुली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे 2 मीटर ऊंचाई पर अपने सिर पर रखता है। सामान पर कुली द्वारा किया गया काम क्या है? सामान जमीन पर था, इसे उठा करके ले गया 2 मीटर की हाइट पे, यानी अब ये सामान 2 मीटर की हाइट पर है। तो इसके पास अब कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। कितना होता है ये? mgh होता है। mg का मान कितना हो जाएगा? 20 और गुने में 10, क्योंकि g का मान 10 लेना है, और गुने में h। तो यहां से हमारा आ गया 400 जूल। 400 जूल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है डायनेमो डैश रूपांतरित करता है। डायनेमो बोल दे या फिर जनरेटर बोल दे, ये क्या करेगा? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। यानी ये क्या करेगा? ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके ठीक उल्टा काम करता है मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। ये मोटर क्या करेगा? मोटर में आप क्या करते हो? स्विच ऑन करते हो, मोटर को चालू करते हो, वहां से अपना काम निकालते हो। तो यहां क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, आपने स्विच ऑन किया यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया, ये हमारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। किसमें? मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में। प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है सोलर सेल। उसके बाद विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये करता है हमारा लाउड स्पीकर। और एक और होता है माइक्रोफोन यानी कि माइक। तो ये जो माइक्रोफोन होता है या फिर जो माइक होता है, ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को, साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ये कन्वर्जन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक बोले तो फंडामेंटल क्वांटिटी, ये कौन नहीं है? टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होते हैं, जिसमें एक समय है, दूसरा विद्युत धारा है, तीसरा ज्योति तीव्रता है, चौथा होता है हमारा द्रव्यमान यानी कि मास, पांचवा होता है हमारा टेम्परेचर यानी कि तापमान, छठा होता है हमारा लंबाई यानी कि लेंथ, और सातवां होता है हमारा पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं।
संवेग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी ये दो तरह का होता है, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। एक होता है मूल राशि, यहां आप मूल राशि कर दो इसको, मूल राशि। तो एक होता है मूल राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। अब देखो जो भी मूल राशि है उसे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जो व्युत्पन्न राशि होता है ये मूल राशि के मदद से अपने आप को दिखाता है। जैसे यहाँ संवेग है, संवेग बराबर हम लोग क्या जानते हैं, मास और इनटू में वेलोसिटी। इस संवेग के फॉर्मूले को लिखने के लिए हमें मूल राशि की मदद लेनी पड़ी, मास की। साथ में यहाँ जो वेग है ये खुद एक व्युत्पन्न राशि है और इस वेग को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए लेंथ और समय, इस दोनों मूल राशि की मदद लेनी पड़ती है। तो ऐसे राशि जिसे एक्सप्रेस करने के लिए मूल राशि की मदद चाहिए उसे हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि बहुत सारा है, मूल राशि 7 है जो आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया 3 और बाकी के ये 4। मूल मात्रा की संख्या कितनी है? मूल मात्रा की संख्या है 7। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता को हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ज्योति तीव्रता को हम लोग इंग्लिश में ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है कैंडला। कैंडला इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। मोल एसआई यूनिट होता है पदार्थ की मात्रा का। ताप का एसआई यूनिट होता है केल्विन। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन। नेक्स्ट है रेडियन और डैश समपूरक मात्रक है। अभी मैंने आपको बताया कि 7 होता है मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 होता है समपूरक राशि यानी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये 2 कौन कौन है? एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल, यानी कि समतल कोण और एक होता है ठोसीय कोण। तो प्लेन एंगल का एसआई यूनिट होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट होता है एस्टेरेडियन। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रेडियन और एस्टेरेडियन ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, समपूरक मात्रक है, और प्लेन एंगल सॉलिड एंगल ये समपूरक राशि हो गया। तो डी इसका राइट आंसर होगा। ये तीनों हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज है, व्युत्पन्न राशि है। नेक्स्ट है यदि x और y क्रमशः कुल मूल मात्रक और कुल संपूरक मात्रकों की संख्या है तो x प्लस y का मान क्या है? तो मूल मात्रक जब आप मूल राशि भी लिख सकते हो, वैसे मात्रक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने मूल राशि होंगे उतने ही मूल मात्रक भी होंगे। तो जो हमारा मूल राशि है वो है 7, तो x बराबर हो जाएगा 7, और संपूरक राशि है वो है 2, तो संपूरक मात्रक भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो y हो जाएगा 2, और हमसे x प्लस वाई पूछा है तो ये हो जाएगा 9। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, S का मतलब होता है सेकंड। तो MKS से ही हमारा SI पद्धति है। ठीक है, MKS बोले तो आपको SI सोचना है। तो क्या होता है द्रव्यमान का SI में? किलोग्राम। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, पारसेक किलोमीटर। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। खगोलीय इकाई ये 10 टू द पावर 11 मीटर के यूनिट में होता है, ऑर्डर में होता है। प्रकाश वर्ष ये 10 टू द पावर 15 मीटर के ऑर्डर में होता है। पारसेक ये 10 टू द पावर 16 मीटर के ऑर्डर का होता है, और किलोमीटर तो आपको पता ही है 10 क्यूब मीटर के ऑर्डर में होता है। अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तुओं का रेखीय संवेग नियत हो तो अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके पास होगी? गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हमारा p² बटे में 2m। बोला है संवेग नियत है, अलग अलग वस्तुओं का रेखीय संवेग नियत है। p क्या हो गया हमारा? कांस्टेंट हो गया। अगर p कांस्टेंट हो गया तो यहाँ से k हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास के आ जाएगा, यानी जिसका द्रव्यमान कम होगा उसके पास गतिज ऊर्जा अधिक होगी, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसके पास गतिज ऊर्जा कम होगी। तो पूछा है अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके पास है? तो कम द्रव्यमान के वस्तु के पास। बी इसका राइट आंसर। K बराबर p² बटे में 2m है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रेखीय संवेग का स्क्वायर बटे में 2 गुने में द्रव्यमान। में K नियत हो, पिछले बार संवेग नियत कर दिया था, इस बार है K नियत यानी कि गतिज ऊर्जा नियत है। तो P1:P2 का मान क्या होगा?
K बराबर है पी स्क्वायर बटे में 2m, इसको कांस्टेंट कर दिया तो यहां से हमारा पी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आ जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। तो यहां से P1 बटे में P2, ये आ जाएगा हमारा M1 बटे में M2 ओवर स्क्वायर रूट। तो इसी को हम लिख सकते हैं रूट M1 इज टू रूट M2, रूट M1 इज टू रूट M2, ये इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। डी इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है सोलर सेल में। नेक्स्ट है, स्टडी ट्यूब एजुकेशन के दो विद्यार्थी हरि पांडे और विकास राय के बीच मतभेद है। हरि पांडे और विकास राय आप ही में से कोई है? तो हरि पांडे ये कहता है बिना संवेग ऊर्जा संभव है, विकास कहता है बिना संवेग ऊर्जा संभव नहीं है। तो आप बताओ कि इन चार में से कौन सही है? हरि पांडे और विकास राय दोनों सही है, हरि पांडे और विकास राय दोनों गलत है, हरि पांडे सही है लेकिन विकास राय गलत है, हरि पांडे गलत है लेकिन विकास राय सही है। तो कौन होगा इसका राइट आंसर? बोला है बिना संवेग, हरि बोलता है बिना संवेग ऊर्जा संभव है, तो ये सही है, बिना संवेग ऊर्जा संभव है। आप बोलेंगे थोड़ी देर पहले तो आपने बताया था कि बिना संवेग ऊर्जा संभव नहीं है, वहां आप ध्यान दो, मैंने बोला था गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। मैंने वहां लिखा था ना हाफ एम वी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में 2m। तो अगर p जीरो हो जाए तो हमारा काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। तो ठीक है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हम छत पर डाल देते हैं, अब क्या है इसके पास ये रेस्ट में है तो संवेग भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, लेकिन हमारा क्या पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो नहीं है। यहां देखो लिखा हुआ है ऊर्जा, सिर्फ ऊर्जा। तो इस ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा जीरो नहीं होगा, गतिज ऊर्जा जीरो हो जाए लेकिन स्थितिज ऊर्जा जीरो नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं कि बिना संवेग ऊर्जा संभव है, क्योंकि यहां हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा जो जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट, बिना संवेग ऊर्जा संभव नहीं है, ये तो गलत है। संवेग जीरो हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो हो सकता है ये जीरो ना हो, इस केस में जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस प्रकार हरि पांडे सही है, हरि पांडे सही है लेकिन विकास राय गलत है। तो आप में से जो भी विकास राय है नाराज मत होना, ये एक सवाल है जो मैंने फ्रेम किया हुआ है, कि ऐसा मत सोचिएगा कि क्या सर आपने मुझे गलत कर दिया, किसी न किसी को तो गलत होना ही पड़ेगा। अगली बार से दोनों को सही करूंगा, जो भी नाम लूंगा उसमें दोनों को सही, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, किया गया कार्य अधिकतम तब होगा जब बल और विस्थापन की दिशा, किया गया कार्य अधिकतम तब होगा जब बल और विस्थापन की दिशा एक समान हो। वर्क हमारा होता है एफ एस कॉस थीटा। तो ये जो वर्क है ये मैक्सिमम होगा जब हमारा कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है? ये होता है 1 के बराबर, और कॉस थीटा का मिनिमम मान होता है -1 के बराबर। 1 मान कब आएगा? जब थीटा में मान डालेंगे 0 डिग्री, और -1 कब आएगा? जब थीटा में मान डालेंगे 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। यानी कॉस थीटा का जो हमारा रेंज होता है, कॉस थीटा का रेंज होता है, ये होता है -1 से 1। तो न्यूनतम कार्य होगा जब विपरीत दिशा में होगा बल और विस्थापन, और अधिकतम कार्य होगा जब एक समान में होगा। नेक्स्ट, यदि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर 25√3 जूल कार्य करता है तो वस्तु 5 मीटर विस्थापित हो जाती है। तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना है, एंगल कितना है? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। W दे रखा है 25√3, बल का मान है 10 न्यूटन, विस्थापन भी दे रखा है 5 मीटर, और यहाँ गुणे में आ जाएगा कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा 25√3 बटे में 10 गुने में 5। 5 से ये 25 कैंसिल आउट 5 टाइम्स, और फिर इस 5 से ये 10 कैंसिल आउट 2 टाइम्स। यहाँ से आ गया √3/2। तो कॉस थीटा का मान √3/2 होता है जब थीटा का मान होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो ए इसका राइट आंसर होगा। तो वर्क, एनर्जी, पावर, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है इस वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, चैनल अगर आपके लिए यूजफुल है,
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ में इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।